हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो नया बुक आया है बिहार एसआई के लिए, जो कि रोशन आनंद सर का और बिट्टू झा सर का जो है उससे उनके द्वारा जो बुक दिया गया है, उस बुक से आप बिहार एसआई का जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट आया है उसे आप देख रहे थे। तो दोस्तों, उसका जो प्रैक्टिस सेट था उस प्रैक्टिस सेट से आपको 3 प्रैक्टिस सेट अभी तक करवा दिया गया है। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं इसे पिछले वाले वीडियो को जाके देख लेंगे। वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उस लिंक को हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। और इस बुक की जो खासियत है आप सभी लोग अभी तक जान ही गए होंगे। इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इतना एक्सप्लेनेशन है कि अगर आप केवल इस बुक को अच्छे से अगर पढ़ के जाते हैं ना एग्ज़ाम में, तो 100% आप 80 से 85% क्वेश्चन को आप करके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका छूटेगा ही नहीं, एग्ज़ाम जरूर क्वालिफाई। एक बुक अगर आप इसको पढ़ लेते हैं पूरा कंप्लीट अच्छे से, तो इतना ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। साथ में कि बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि मैम जो स्टडी नोट्स है उसका आप मास्टर वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए। तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि 1-2 दिन का मुझे टाइम दे दीजिए, मैं इसे भी कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा अभी जो अभी आपका स्टैटिक्स जीके है उसका वीडियो कंप्लीट हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है मैं इसका भी आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, इसमें भी कम नहीं है, आपका नोट्स बहुत ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। फिलहाल आज आप देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर का जो प्रैक्टिस सेट है, उसमें आप आज देखेंगे 27/7/2008 को जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित प्रश्न को। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रश्न की तरफ स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। मुझे पता है कि आप लोगों को कहने पे भी कोई फ़ायदा नहीं होता, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जो लोग कर देते हैं उनको हम दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि सुनहरा चावल किस रोग से बचाव में सहायक होता है। सुनहरा चावल की अगर हम बात करें तो सुनहरा चावल जो है ये आपको किस रोग से बचाता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका जीरोप्लेथेमिया। सुनहरा चावल जो है दोस्तों जीरोप्लेथेमिया रोग से बचाव में सहायक होता है। इसमें जिसे गोल्डन चावल बोलते हैं, गोल्डन राइस, ओरिजा सेटेबा इसका साइंटिफिक नेम है। चावल का जो साइंटिफिक नेम है ओरिजा सेटेबा है, चावल का वैज्ञानिक नाम है। और एक ये जो गोल्डन चावल है ये चावल का एक किस्म है। सुनहरे चावल का प्रयोग वहाँ करना अधिक लाभप्रद होता है जहाँ विटामिन ए की कमी होती है। एक बार आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि विटामिन ए किस में पाई जाती है। ऑप्शन आपको कोई भी, यहाँ पे सिर्फ अनाज दिया हुआ था, कोई फ्रूट नहीं था। ठीक है, फ्रूट होता तो आप लोग में भी लगा भी लेते, लेकिन अनाज था तो सुनहरा चावल में पाया जाता है। गोल्डन चावल की खबर 2000 ईस्वी में साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कौन से पत्रिका में? साइंस पत्रिका में 2000 में। पॉलिश किया हुआ चावल में थायमिन की कमी होती है। जो मार्केट में चावल मिलता है जब उसे धोएंगे तो उसमें से वाइट निकलेगा, तो वो पॉलिश किया हुआ रहता है जिससे ज़्यादा लाइट करता है और उसमें थायमिन की कमी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें दोस्तों तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। किससे है? ओजोन परत के संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। कब हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के लिए हानिकारक गैसों के प्रभाव को रोकना है। क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य है? तो वो ओजोन परत के संरक्षण के लिए हानिकारक गैसों के प्रभाव को रोकना। ओजोन परत में छिद्र होने का सर्वप्रथम पता जोनेस फॉरमैन के द्वारा 1985 में अटलांटिक क्षेत्र में चला था कि जो है ओजोन परत में छिद्र होने का सर्वप्रथम पता चला था। ओजोन परत समताप मंडल का निचली परत है। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल का निचली परत है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल का एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती का जीवन जो है वो संभव है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ओजोन परत की मात्रा मापने के लिए सुविधाजनक इकाई का नाम डॉप्सन होता है। डॉप्सन इकाई हम लोग ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। ओजोन परत को CFC गैस मुख्यतः क्षति पहुंचाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका फुल फॉर्म होता है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से रक्षा करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3।
टाइफाइड मियादी फैलता है, टाइफाइड या फिर मियादी बुखार फैलता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दूषित पानी व खाद्य पदार्थ से। टाइफाइड जिसको मियादी बुखार कहते हैं, ये दूषित पानी यानी कि गंदा पानी, खाद्य और पदार्थ से फैलता है। टाइफाइड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड जीवाणु का नाम है टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी, ये इसके बैक्टीरिया का जीवाणु का नाम है। इसका अन्य नाम आंत ज्वर भी है, मियादी बुखार भी है या फिर आंत का बुखार भी है। इसे लोग अलग अलग नामों से जानते हैं टाइफाइड को। टाइफाइड के जो खोजकर्ता हैं वो डॉक्टर डेनियल ई सालमैन है, जिन्होंने 1885 में इसका खोज किया था। डॉक्टर डेनियल ई सालमैन। इसे जो हमारा अंग प्रभावित होता है वो हमारी आंत प्रभावित होती है, आंत। इसमें टीका लगता है TAB वैक्सीन। इसमें कौन सा टीका लगाया जाता है? TAB वैक्सीन। इसमें लक्षण जो है वो तेज बुखार होता है, सिर दर्द होता है। चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? तो स्वच्छ जल की मछलियाँ हो जाएगा आपका, एक तो आपका हो जाएगा रेहू और दूसरा हो जाएगा कतला। रेहू और कतला आंसर इसका हो जाएगा B। हाँ, रेहू और कतला। रेहू और कतला जो है दोस्तों ये स्वच्छ जल की मछलियाँ हैं। संघ कार्डिडेटा के अंतर्गत मछलियाँ आती है जो लवणीय यानी कि मैरीन और मृदु जल में पाई जाती है। इस वर्ग के जीव श्वसन क्लोम द्वारा करते हैं। किसके द्वारा श्वसन करता है? क्लोम द्वारा। और ये जल में अंडे देने वाले वर्टिब्रेट होते हैं, ये जल में अंडे देते हैं। मत्स्य वर्ग में शार्क, टारपीडो, भेटकी, हिपोकैम्पस, एनावास, मांगूर, झिंगी ये सभी आते हैं। किसमें? शार्क मत्स्य वर्ग में। टारपीडो, भेटकी, हिपोकैम्पस, एनावास, मांगूर, शिंगी। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून में। ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट आंसर है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग पूछे तो देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पेट्रोलियम संसाधन, वानिकी अनुसंधान ये सभी आपका देहरादून में है। इसके अलावा धनबाद में क्या है? धनबाद में है आपका केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में और भामा अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। निम्न में से कौन सा पर्वत चोटी भारत में है? तो भारत में जो चोटी है वो हो जाएगा आपका कामेट पर्वत चोटी। ऑप्शन नंबर C। कामेट पर्वत चोटी भारत के उत्तराखंड में है, भारत के उत्तराखंड में। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कामेट पर्वत की जो ऊंचाई है वो 7.756 मीटर है, 7.756 मीटर। देखिए यहाँ पे एक तरफ पर्वत का नाम है, उसकी अवस्थिति है और उसकी ऊंचाई दिया हुआ है। नामचा वर्वा जो है वो चीन में है, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। नामचा वर्मा की देखिए ये भी 7,756 ही लिखा हुआ है, मुझे पॉइंट दिख गया, सॉरी ये कॉमा दिया हुआ है। मकालू की बात करें तो नेपाल चीन में है, 8,481 मीटर इसकी ऊंचाई है। अन्नपूर्णा जो है ये नेपाल में है, 8,078 मीटर इसकी ऊंचाई है। तिरिचमीर पाकिस्तान में है, 7,222 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी भारत में है और नंगा पर्वत ये भी भारत में है, नंदा देवी और नंगा। 7 नंबर देखिएगा, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है। तो दोस्तों जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से संबंधित है, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से संबंधित है। ऑप्शन A बिल्कुल करेक्ट है। भारतवर्ष का नूनामती तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारतवर्ष का नूनामती तेल शोधक कारखाना जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है असम में। ऑप्शन नंबर C। भारतवर्ष का नूनामती तेल शोधक कारखाना असम में स्थित है। अगर डिगबोई पूछे तो डिगबोई तेल शोधक कारखाना भी असम में है, जो कि 1901 में स्थापित किया गया था, 1901 में। भारत में कुल 23 तेल शोधक कारखाना है, जिसमें सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर गुजरात का है। 23 में जामनगर गुजरात का सबसे बड़ा है। जामनगर रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? रिलायंस के द्वारा। नूनामती तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1 जनवरी 1962 को किया गया था और सर्वप्रथम आधुनिक तरह से तेल के लिए खुदाई 1859 ईस्वी में USA में किया गया।
क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा पुस्तक लिखी थी। हुमायूंनामा मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में हुमायूं के उदार प्रवृत्ति की प्रशंसा की है। तुजू के जहांगीरी की बात करें तो ये जहांगीर की आत्मकथा है जो फारसी भाषा में है। और मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगाना में हुआ था। बाबर का जन्म, वह पितृत्व वंश की ओर से तैमूर का वंशज था और मातृ की ओर से चंगेज खा वंशज का था। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत लंबा जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन देने लगी तो पता चले मुझे एक्सप्लेनेशन देते देते ही 4 घंटा निकल गया है ना। तो इस तरीके से इतना एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं करवा देती हूँ। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। सीरी का किला, 1 मिनट, प्रश्न तो छूटा नहीं। अगला प्रश्न क्या है कि सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो सीरी के किला का जो निर्माण था, इसका निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा महल का निर्माण करवाया। और अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वस्तु का कला रत्न भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस्लामी वस्तु कला का रत्न कहा जाता है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किला का निर्माण करवाया था और 1303 में मुख्य सेना चित्तौड़ अभियान में गए थे। ठीक है, इस समय मंगोल का आक्रमण हुआ था, जिससे सुरक्षा के लिए इस किला को और भी मजबूत करना पड़ा था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, देख लीजिए। अगला प्रश्न इधर दिया हुआ है 11 नंबर। हाँ, अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय जो शासक था वो कहाँ का था? तो वहाँ का मेवाड़ का आक्रमण के समय उदय सिंह था। सॉरी, चित्तौड़ आक्रमण जिसको मेवाड़ बोलते हैं, ये यहाँ का शासक कौन था? तो उदय सिंह था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 1567 से 68 में फतेह सिंह और जयमल सिंह शहीद हो गया। अकबर चित्तौड़ अभियान में भारी मात्रा में हत्या करवाया था। हल्दी घाटी का युद्ध याद रखिएगा, 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर का जन्म जो है वो 15 अक्टूबर 1542 को होता है। अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। इनकी माता हमीदा बानो बेगम थी। ठीक है, और अकबर के जो महत्वपूर्ण कार्य थे उसको देख लीजिए। 1562 में दास प्रथा का अंत करवाया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना किया और 1583 ईस्वी में इलाही संबत की शुरुआत किया। ये सभी अकबर के महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके अलावा 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम बिहार में है। शेरशाह का मकबरा अष्टभुजाकार है जो तालाब के बीच स्थित है। रोहतासगढ़ का किला शेरशाह से संबंधित है, रोहतासगढ़ का भी किला। और पटना शहर का स्थापना शेरशाह ने 1541 में करवाया था। शेरशाह का डाक प्रबंधन मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ था। शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 को कालिंजर में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13। कथा सरिता सागर के लेखक कौन हैं? तो कथा सरिता सागर के लेखक सोमदेव हैं। कौन है? सोमदेव। सोमदेव एक गुप्तकालीन लेखक थे, गुप्तकालीन। वहीं वृद्ध कथा मंचरी पुस्तक के लेखक क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र वृद्ध कथा मंचरी के लेखक हैं। क्षेमेंद्र गुप्तकालीन लेखक हैं, गुप्तकालीन। नेक्स्ट है विशाख दत्त, ये भी गुप्तकालीन लेखक हैं, विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना की थी, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। 14 नंबर प्रश्न है कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ को खगोल शास्त्री कौन था? गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट जो थे ये गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक की रचना की। बीजगणित, त्रिकोणमिति आदि के क्षेत्र में योगदान किया। पाई का मान, वर्गमूल निकालने की विधि सभी इन्होंने ही दिया था। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी कहा जाता है, ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन। भास्कर प्रथम भारत के 7वीं शताब्दी के गणितज्ञ थे और उन्होंने ही सबसे पहले संख्याओं
को हिंदू दशामिक पद्धति में लिखना आरंभ किया था। वहीं बराहमिहिर ने वृद्ध संहिता और लघु जातक पुस्तक लिखी है। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे। तो जैन के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ। अब 24 तीर्थंकर हुए, इसमें से जैन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पहले तीर्थंकर जो ऋषभदेव थे उनका प्रतीक चिन्ह सांड था। दूसरे अजितनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। तृतीय संभवनाथ हुए, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। सातवां जो थे वो सुपार्श्वनाथ थे, जिनका जो प्रतीक चिन्ह था वो स्वास्तिक था। 16वां शांतिनाथ हुए, इनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। 18वां अरनाथ थे, प्रतीक चिन्ह मीन था। 21वें नेमिनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। अरिस्टोनोमी 22वें तीर्थंकर हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह सांप था। महावीर जो थे, महावीर वो 24वें तीर्थंकर थे और सिंह जो था इनके प्रतीक चिन्ह थे। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 16 नंबर प्रश्न में कि निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो वो थे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारे और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन था कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी शासन का बराबरी नहीं कर सकता। स्वदेशी शासन स्वभाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। वही दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में मुंबई में इसके संस्थापक हुए आर्य समाज के। कांग्रेस जो है 1906 में कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्षता दादा भाई नेहरू में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो स्वराज शब्द का प्रयोग पूछे तो दादा भाई नेहरू किए थे, लेकिन शब्द दिए थे दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन? तो वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू पहली महिला थी। सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो यहाँ पूछा गया है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी, लेकिन सिर्फ अगर पूछे कि महिला तो वो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वतंत्रता से पहले तीसरी बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली नालिनी सेन गुप्ता थी, जो कि तीसरी बार स्वतंत्रता से पहले अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। और ये गुप्ता जो थी 1953 ईस्वी में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जब स्वतंत्र हुआ था हमारा भारत तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। 18 नंबर प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही नहीं बल्कि इनके साथ कई और भी महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी उपाधियों को त्याग किए थे। वो थे महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि त्यागी थी। जमनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि लौटा दिए थे। क्यों? क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ऑप्शन नंबर बी, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19। 1937 में कांग्रेस कितने प्रांतों में बने? 1937 में कांग्रेस जो है वो 8 प्रांतों में बटा हुआ था। कितने? 8 प्रांतों में। 8 प्रांत की बात करें तो वो 8 प्रांत था बिहार, मध्य प्रदेश, बम्बई, उड़ीसा, मद्रास। इससे इसे बहुमत प्राप्त हुआ था। 1937 के चुनाव में कांग्रेस बड़े दल होने के कारण पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी सरकार बनाया। पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी का सिकंदर हयात खां प्रधानमंत्री बना। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के फजलुल हक प्रधानमंत्री बना। मुस्लिम लीग का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। 20 नंबर देखेंगे, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका के नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में। सलीमुल्लाह खां और आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। मुस्लिम लीग मुसलमानों के हित के लिए बनाया गया था, जो राष्ट्र विरोधी हो गया।
1885 में कांग्रेस की स्थापना होता है, 1905 में बंगाल विभाजन होता है और 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है, गरम दल और नरम दल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक महागोविंद रनाडे थे। ऑप्शन नंबर ए। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया था। प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। ज्योतिबा फुले 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ज्योतिबा फुले। और प्रार्थना समाज आचार्य केशव चंद्र की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रनाडे और डॉक्टर आत्मा पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बॉम्बे प्रार्थना समाज की स्थापना की। इस समय के अग्रणी नेताओं में से एक थे जी.आर. भंडारकर। अगला प्रश्न देखिएगा 22 नंबर। गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ किस वर्ष हुई थी? तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी ये प्रारंभ हुई थी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को नमक उत्पादन पर एकाधिकार को खत्म करने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च का आह्वान किया था। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को होती है साबरमती आश्रम से। 6 अप्रैल को यह यात्रा दांडी पहुंचती है और इसी दिन 6:30 बजे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को तोड़ा। और यही नहीं, बाद में देश भर में उन्होंने संबंधीय बग्या आंदोलन की भी शुरुआत की जो 1934 तक चला। और दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी 78 अन्य सहयोगियों के साथ निकले थे, 78 सहयोगी के साथ। 240 मील यानी 386 किलोमीटर इन्होंने पैदल यात्रा की थी। 5 मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौता के द्वारा इस आंदोलन का स्थगित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। 2011 के जनगणना के अनुसार 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है यहाँ का। और सबसे अधिक पूछे तो वो बिहार का है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन सदस्य देश के द्वारा किया जाता है। वित्तीयन सदस्य देश के द्वारा किया जाता है। IMF के सदस्य देशों को अंशदान के आधार पर उन्हें मत देने का अधिकार भी दिया गया है। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को किया गया और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। IMF सदस्य देशों के बीच भुगतान संतुलन में सहयोग देती है। राष्ट्रमंडल की अगर हम बात करें तो राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है? तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक जो है उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक स्टैगफ्लेशन कहलाती है। ये अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है। मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए बाजार में तरलता को कम करना चाहिए और मंदी को दूर करने के लिए क्रय शक्ति को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। मुद्रा के मूल्य में जो परिवर्तन होता है तो उसके मुख्य 4 रूप होते हैं। एक मुद्रास्फीति होता है, दूसरा अपस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन होता है, तीसरा होता है मुद्रास्फीति, चौथा मुद्रा अपस्फीति। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि? बैंक दर, तो इसका क्या होगा कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दिया जाए। CRR कम कर दिया जाए। बैंक दर वह दर है जिस पर RBI जो है वो वाणिज्य बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है। वर्तमान में बैंक दर 6.5% है, ठीक है। और दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक जो है वो RBI से नकदी ऋण प्राप्त करती है उसे उस बैंक का दर कहते हैं, यानी रेपो रेट कहते हैं। बैंक दर कम करने से बाजार में तरलता बढ़ जाती है और रेपो दर जो है वो वर्तमान में 6.25% है। 2 से 14 दिनों के लिए अल्पकालीन कॉमर्शियल बैंक RBI से ऋण लेती है, उस पर ब्याज देती है,
ठीक है, याद रखिएगा। और वर्तमान में जो CRR रेट है वो आपका 4.5% है, 4.5%। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न सार्वजनिक उपकरण में से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है। तो दोस्तों महारत्न कंपनी इसमें से BSNL नहीं है। BSNL महारत्न कंपनी नहीं है। इसके जो BSNL के वर्तमान निदेशक हैं वो PK पुरवार हैं। BSNL की स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुई थी। वर्तमान में 12 महारत्न कंपनियां हैं। उसके बाद नवरत्न कंपनियां की बात करें तो 13 आपका नवरत्न कंपनियां हैं और 73 आपका मिनी रत्न कंपनियां हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्न में से बहुयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक प्रांजल को समान भार दिया गया। ये कथन गलत है बहुयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में। बहुयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है कि प्रत्येक प्रांचल को समान भार दिया गया। भारत में गरीबी का कोई सर्वमान्य मापदंड अब तक विकसित नहीं है। योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2000 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में प्रति 2100 कैलोरी से जिसको कम प्राप्त होता है उसको गरीब कहते हैं, ठीक है। और एक सुरेश तेंदुलकर समिति जो है इन्होंने 2011-12 में शहरी क्षेत्र का जो और ग्रामीण क्षेत्र का जो इनकम है प्रति व्यक्ति, शहरी क्षेत्र का 33.33 और ग्रामीण का 27.20, अगर इससे कम उनका इनकम है तो उसको उन्होंने गरीब बताया है, सचिन तेंदुलकर समिति ने। अगला देखते हैं भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। तो भारतीय नियोजन के जो वास्तुकार थे वो कौन थे, तो वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय नियोजन के वास्तुकार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। अगर हम केसी नियोगी की बात करें तो इनकी अध्यक्षता वाले सलाहकारी बोर्ड के सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना किया गया था और 15 मार्च 1950 को जॉन मथाई के प्रस्ताव पर योजना आयोग का स्थापना किया गया। सॉरी। 30 नंबर देखिएगा कि निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो दोस्तों रिजर्व बैंक का कार्य जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना नहीं होता है। ये जनता की बैंक नहीं होती है, ये बैंकों की बैंक होती है। RBI जनता को बैंक नहीं देता है। RBI व्यावसायिक बैंकों का बैंक है। RBI भारत सरकार का भी बैंक है। RBI भारत में मौद्रिक नीति की घोषणा करता है। वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा जारी करता है। RBI की स्थापना 1935 में हुआ था 1 अप्रैल को यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर और इसका जो है वो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तो तिलहन के उत्पादन में जो वृद्धि का कारण है वो है पीली क्रांति। तिलहन उत्पादन में वृद्धि का कारण पीली क्रांति है। दाल को गरीबों का दूध कहा जाता है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, इसीलिए नवंबर 2004 ईस्वी में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ था। किसान आयोग का गठन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 32। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? वो है केरल। भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर केरल में है। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य भी केरल है। जीवन स्तर भी केरल का सबसे ज़्यादा उच्च है। सर्वाधिक लिंगानुपात भी केरल का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? तो वो हो जाएगा आपका जिनेवा में, ऑप्शन नंबर सी। इसी का पुराना नाम गैट था और इसके स्थान पर 1 जनवरी 1995 को जो है वो WTO का स्थापना होता है। WTO विश्व व्यापार की सर्वोच्च संस्था है। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम है और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पे एक रीजनिंग का प्रश्न है, इसे देख लीजिएगा कि दिए गए चित्र में त्रिभुज की कुल संख्या बताइए। तो यहाँ पे 3 बॉक्स बना हुआ है तो तीनों में 8-8 है, तो 8 त्रिक 24 तो आपका यही हो गया। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे ये 2 और हो जाएगा। 2 कैसे हो जाएगा? तो एक यहाँ पे देखिए, एक ये बन रहा है त्रिभुज और एक ये बन रहा है, 2 बना। फिर इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें भी एक ये बनेगा और एक यहाँ पे ये बनेगा, तो 2-2, तो टोटल आपका 24 और 4 कितना 28 हो गया। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था,
संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो मूल संविधान में जो है वो मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसे भाग 4A में रखा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ दैट मीन्स रूस से अपनाया गया। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। आरंभ में 10 मौलिक कर्तव्य का ही प्रावधान किया गया था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और जोड़ा गया, जिसमें कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को उसके अभिभावक यानी माता पिता के द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो टोटल 11 हो गया। अगला है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? तो ये हेगेल का है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये कथन हेगेल का है। देखिए, राज्य के 4 तत्व होते हैं, एक होता है भूमि, एक होता है जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। हेगेल जो है वो जर्मनी के स्टुटगार्ट के रहने वाले थे। इनकी प्रमुख रचना जो थी वो न्याय का सिद्धांत था। नेक्स्ट अरस्तु है। अरस्तु जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये यूनान के दार्शनिक थे और प्लूटो के शिष्य और सिकंदर के महान गुरु भी थे अरस्तु। प्लूटो कौन था? तो प्लूटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे प्लूटो। और सुकरात ने कहा था, सुकरात का एक स्टेटमेंट था कि एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा होता है, एक ईमानदार आदमी हमेशा बच्चा होता है। 37 देखिएगा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ये किया गया था आपका 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के दर्शन एवं आत्मा कहलाता है। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द हम भारत के लोग, ये जो है भारतीय नागरिकों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करता है। अब तक जो है प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका स्वाधीनता क्या है? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज लक्ष्य की घोषणा जो की गई दोस्तों, ये 1929 में की गई। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ और 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे, 3 बार। 1929 के अतिरिक्त उन्होंने 1936 के लखनऊ अधिवेशन, 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, जो गांव में आयोजित होने वाला एकमात्र अधिवेशन था, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी रचना है, याद रखिएगा। अगला 39 नंबर देखेंगे, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधियों का जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर कि किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 1909। 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की अगर हम बात करें तो ये गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 कर दी गई। इसी प्रकार प्रांतीय परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो दिया है ऑप्शन वंशानुक्रम, अधिकृत संपत्ति, जन्म और देशीकरण। तो भारत के नागरिक होने के लिए अधिकृत संपत्ति भारत का नागरिक बनने हेतु आवश्यक नहीं है। संपत्ति से इसका कोई मतलब नहीं है।
भारतीय संविधान का भाग 11 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता का प्रावधान है। ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है भारत में भी। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। इसके तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया और 2019 में संशोधन किया गया। यह अधिनियम वर्तमान में भारतीय नागरिकता संबंधित प्रावधान करता है और इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता निम्नलिखित 5 प्रकार से जो है वो की जाती है। 5 प्रकार से क्या होता है देख लीजिए। एक, जन्म के आधार पे बाय बर्थ, वंश परंपरा यानी बाय डिसेंट, पंजीकरण बाय रजिस्ट्रेशन, देशीकरण बाय नेचुरलाइजेशन और 5वां भूमि का अर्जन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा संसद का निम्न सदन कहलाता है। इसके सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष निर्वाचित द्वारा चुनती है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों के बीच अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनेगी। अनुच्छेद 93 के तहत वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता रंजन चौधरी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 43। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो भारत की बात करें अगर हम तो पंजाब में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 राज्य के विधानमंडल के बारे में है और अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से वो अन्य राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। मतलब ये हुआ कि जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में से 2 सदनों से वो अन्य राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन होंगे वहाँ का एक नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 ये जो 4 आप देख रहे हैं केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है जिसमें कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये सभी को छोड़कर शेष सभी मौलिक अधिकार भारतीय एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है। 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर विभेद प्रतिषेध। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 19 में है वाक्य की स्वतंत्रता आदि विषयों में कुछ अधिकारों का संरक्षण। उसके बाद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण और 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 45 देखिएगा, असत्य कथन चुनिए। राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ये तो सही है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वो राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, ये भी सही है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ये गलत है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जाता है। इसके प्रत्येक जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और इसका 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83 के 1 में दिया हुआ है। 46 देखिए, सत्य कथन चुनिए। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। पहले आपका कथन ये सही है, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। दूसरा है वित्त आयोग संसद नियुक्त करती है। वित्त आयोग का गठन संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत किया गया। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ना कि संसद के द्वारा। ठीक है, वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। वित्त आयोग का कार्य केंद्रीय राजस्व में से राज्यों को दिए जाने वाले हिस्सों का निर्धारण करना होता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे जो 1952 से 57 तक। 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी हैं जो 2015 से 2020 तक थे और 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री NK सिंह हैं जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ है और 2025 तक चलेगा। 47 देखिएगा,
कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु अपने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो गणपूर्ति के लिए 25 सदस्य की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 के अंतर्गत संसद की किसी सदन की बैठक हेतु सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा सदस्य उपस्थित होना चाहिए और राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम हेतु 25 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है, क्योंकि राज्यसभा का वर्तमान सदस्य में 245 सदस्य हैं इसीलिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो अभिक्रिया दर पर जो है एंथैल्पी में परिवर्तन कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। इसका मतलब कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ या स्वयं के साथ क्रिया करके एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है और रासायनिक अभिक्रिया में पुराने आबंध टूटते हैं और नए बनते हैं। ताप बढ़ने पर लगभग सभी अभिक्रिया दोगुनी हो जाती है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया दर दोगुनी हो जाती है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता और घटाता है। सांद्रता के बढ़ने से अभिक्रिया दर बढ़ती है। 49 है, कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस रचनात्मक परिवार का सदस्य है? कार्बन नैनोट्यूब। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, कार्बन नैनोट्यूब के बारे में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कार्बन नैनोट्यूब का आंसर सी। कार्बन नैनोट्यूब फ्लोरेंस रचनात्मक परिवार का सदस्य है। फ्लोरेंस कार्बन का अपरूप का एक वर्ग है जिसमें C32, C50, C60, C70, C84 अनुभार वाले कार्बन अपरूप होते हैं। C60 की संरचना अधिक अस्थायी होती है जिसे बकमिन्स्टर्स फुलेरीन नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए 50 नंबर देखते हैं। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्तान नहीं होता है? तो कॉपर के बेल धातु मिश्र धातु में जस्तान नहीं होता है। कांसा को भी बेल धातु या घंटा धातु भी कहा जाता है। बेल धातु में 90% तांबा, 10% टीन होता है। बेल धातु का उपयोग सिक्का एवं बर्तन बनाने में होता है। फेफड़े का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो फेफड़े का सफ़ेद कैंसर जो है ये एस्बेस्टस के कारण होता है। एस्बेस्टस के कारण। एस्बेस्टस कई प्रकार के खनिज सिलिकेट के समूह को कहते हैं जो रेशेदार और अधहनीय होते हैं। इसके रेशे चमकदार होते हैं। उसमें उद्योग में काम करने हेतु एस्बेस्टस का वस्त्र पहना जाता है। एस्बेस्टस धूल कण के द्वारा एरोएस्बेस्टोसिस नामक रोग होता है। सिलिका के धूल कण द्वारा सिलिकोसिस नामक रोग होता है। संसद की प्राक्कलन समिति है। तो संसद की प्राक्कलन समिति की बात करें तो वो आपका अस्थायी होगा। संसद की प्राक्कलन समिति अस्थायी होती है। प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में जॉन मथाई वित्त मंत्री की सिफारिश के आधार पर किया गया था। मूलतः 25 सदस्य थे किंतु 1956 में इनकी सदस्य संख्या घटाकर 30 कर दी गई। यह अस्थायी समिति में सबसे बड़ी समिति भी है और इस समिति के सदस्य लोकसभा द्वारा प्रति वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा लोकसभा के सदस्य में से ही निर्वाचित होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, प्राक्कलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष गिरीश बापट हैं, ये ध्यान रखिएगा, गिरीश बापट। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, ये कथन गलत है। राष्ट्रपति पर बाध्यकारी, देखिए वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य संघ व राज्यों के बीच करों का आवंटन वितरण करना है। आयोग अपनी रिपोर्ट प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपती हैं जिसे वो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं और इसे मानने के लिए जो है इन सिफारिश को मानना या ना मानना सरकार की इच्छा की शक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी और वर्तमान में नंद किशोर सिंह हैं। 54 नंबर प्रश्न देखिएगा कि द ग्रेटर देन का मतलब जोड़, स्मॉलर देन का मतलब माइनस, प्लस का मतलब भाग, 13 ग्रेटर देन 8 का मतलब ग्रेटर देन 6 प्लस 2 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको एक इक्वेशन ये दे दिया है, इसको बताना है इसका मान क्या होगा। तो सभी चिन्ह को सबसे पहले बदल लीजिएगा, जो जो चिन्ह बोल रहा है सब चिन्ह को बदल लेंगे। इसका प्लस है, इसका माइनस है, इसका भाग है, सबको बदल लेंगे, सारे जगह पे बैठा देंगे, उसके बाद समीकरण निकाल लेंगे, 18 आंसर आ जाएगा। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए स्टार्ट सबसे पहले हम छोटी संख्या से करेंगे। 51 है, 51 के बाद क्या ऐसे चल रहा है 66 है, तो 51 से 66
आप देखिएगा कि संख्या का जो श्रृंखला है वो मतलब कैसे चल रहा है। तो 51 से 66 के बीच कितना का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस, ठीक है। 66 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 11, 6 1 7 और 1 8, 81 हो जाएगा, 81 होगा, 81 होगा। सबसे पहले देखिए 15 में 51 में अगर हम 66 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 से 66 के बीच डिफरेंस कितने का, 15 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 102 से 103 के बीच डिफरेंसेस कितने का है, तो 102 से 123 के बीच 21 का डिफरेंसेस है। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंसेस कितने का है, तो देखिएगा यहाँ पे 17 का डिफरेंसेस आएगा, इस दोनों के बीच 17 का डिफरेंसेस आएगा, क्योंकि 15 2 17, 17 2 19, दो का क्रम बढ़ रहा है ना। तो 66 में आप 17 जोड़िएगा, 83 आंसर आ जाएगा, 83। अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, 7 15 32 65 138। तो देखिए 7 में 2 गुना करेंगे 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, ठीक है। 15 में 2 गुना करेंगे 30, 30 में 2 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। 32 में 2 गुना करेंगे तो 60 और 32 में 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 64 हो जाएगा। और उसमें कितना 3 जोड़ेंगे तो 67 होगा, यानी 65 नहीं होगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, 67 होना चाहिए था। तो यही क्रम आपका गलत है। यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता है, मान लीजिए एक नवीन नाम का लड़का है, नवीन नाम का कोई लड़का है जो कहता है कि नवीन कहता है कि मोहन की माता, किसकी माता, जो मोहन की माता है वो किसकी, मोहन की जो माता है वो एक, मोहन की माता मेरी माता की, किसकी, इसकी माता की, नवीन की माता की इकलौती पुत्री है, ठीक है, इकलौती पुत्री है। तब नवीन का मोहन से क्या संबंध होगा, तो वो हो जाएगा आपका मामा, क्या हो जाएगा, मामा, ऑप्शन नंबर सी। रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है और बाईं तरफ मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर 20 किलोमीटर चलता है, अब उसकी दिशा कौन सी होगी, तो बहुत इजी होगा, इसका दिशा कौन सा हो जाएगा, देख लीजिएगा, ये हो जाएगा रमन का गमन पथ जो होगा वो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले वो कहाँ चलेगा, तो वो पूर्व दिशा में की ओर जा रहा होगा, कहाँ पे, पूर्व दिशा की ओर जा रहा होगा, ये यहाँ जा रहा होगा, ये यहाँ से वो स्टार्ट करता है, इधर जाएगा, फिर इसे इसका गमन दिशा होगा। अगला है 59, निम्न विकल्पों में से एक का चयन करें, चयन करके श्रेणी को पूर्ण करें। तो सबसे पहले A 9D है, यहाँ पे आपको श्रृंखला को चुनना है। A और D के बीच कितने का डिफरेंसेस, तो A और D के बीच में देखेंगे तो 4 का डिफरेंस, A B C D 4 का डिफरेंसेस है। तो 9 से 25 के बीच में कितने का डिफरेंसेस, 9 में देखिएगा यहाँ पे 4 जो होता है 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16, एक मिनट देखिए 4 माइनस 1 इसका स्क्वायर कीजिए, तो 4 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, तो ये 9 हो गया। यहाँ सेम चीज़ कीजिएगा, यहाँ पे 12 माइनस 7 कीजिएगा, 12 माइनस 7 तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, तो 4 से 12 के बीच कितना का डिफरेंस है, 4 से 12 के बीच कितना का डिफरेंस है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 8 का डिफरेंसेस हो जाएगा। अब 12 से फिर आपको 8 जाना है, 12 से फिर यहाँ पे देखिए 4 से 8 हो गया, एक मिनट, तो यहाँ पे सब में आप सबका स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 5 का स्क्वायर, 3 से 2 बढ़ा 5 का स्क्वायर, 5 से फिर 5 से आइएगा तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर बना। उसके बाद तो ये जो कथन कर रहा है कि आपका कौन सा इसमें से कर रहा है कि श्रृंखला को पूर्ण करेगा, तो श्रृंखला को पूर्ण कौन सा करेगा, सी करेगा, UIV है ना। यहाँ सबसे पहले आप देख लीजिएगा ACD 4, तो G से L 4, G के बाद HIJKL 5 हो जाएगा, ये भी 5 बढ़ाना। उसके बाद T से Z कितना बढ़ेगा, T से Z कितना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है, तो यहाँ क्या करना है आपको सबसे पहले कि देखिए A और D, यहाँ आपको A उठाना है और G के बीच का डिफरेंसेस देखना है, तो A से G, A और G यहाँ पे देखिएगा, ओ गॉड पोजीशन देखिए, पोजीशन है, सॉरी मुझे समझ में ही नहीं तब से आ रहा था। A का पोजीशन है, A का पोजीशन 1 होता है और D का पोजीशन 4 होता है, ठीक है। तो 4 माइनस 1 करके इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, 5 हो 4 तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 9 कर दिया है। सेम चीज़ आपको G और L का, तो G का पोजीशन कितना होता है, G का पोजीशन 7 होता है और L का पोजीशन 12 होता है।
तो बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। सेम चीज़ आपको टी का पोजीशन लेना है और जेड का पोजीशन लेना है। टी और जेड का पोजीशन लेके दोनों को माइनस करना है होल स्क्वायर के साथ और उसका जो स्क्वायर होगा उसको निकाल लेना है। तो सेम चीज़ करना है तो आंसर आपका सी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे कि यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखा देता है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। तो वास्तविक समय अगर हम देखें तो 23:60, इसमें से क्या करना है, ऑप्शन यहाँ पे 23:60 दिया हुआ है और इसमें से 11:40 को माइनस कर देना है तो 12:20 हो जाएगा। अगला आता है आपका, निम्न में से रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रेट का अपचयन नहीं होता है। तो इस किस में नहीं होगा, तो NO3 माइनस NO में नहीं होगा। इसमें जो है नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ या स्वयं के साथ क्रिया करके एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करना, ग्रीन हाउस गैस को कम करना, सही तो बोल रही थी। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अस्तित्व में आया और जापान में क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को हुए था क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकार और 16 फरवरी 2005 से ये प्रभावी हो गया। ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापमान को कम करता है। 63 नंबर है कि ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड होता है, हमेशा इसका सीधा ही होगा। ध्यान रखिएगा कि पिरामिड जो होता है ऊर्जा का हमेशा सीधा होगा। किसी परितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों में कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने से उसका प्रदर्शन किया जाता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। लिंडमान के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर कुल ऊर्जा का 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में मिलता है और अतः ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के कास्ट का उपयोग होता है। तो क्रिकेट का जो बैट बनता है इसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो इसके बैट में विलो पेड़ का उपयोग करते हैं, विलो की लकड़ी का। ऑप्शन नंबर ए विलो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलो की लकड़ी हल्की होती है और मजबूत होती है। विलो का पेड़ कश्मीर में पाया जाता है और इस लकड़ी से बना कोयला बारूद निर्माण में महत्वपूर्ण है। सेलिक्स अल्वा विल्लो की एक प्रजाति है, इसे व्हाइट विलो भी कहते हैं। मेपल की लकड़ी का उपयोग वायलिन, ड्रम, गिटार, संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए मेपल का होता है। और बैम्बो ग्रेमिनी कुल का पादप है, ये संसार का सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला घास है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल तो है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम है, तो साइंटिफिक नेम इसका होता है निलंबो न्यूसीफेरा। ऑप्शन नंबर सी निलंबो न्यूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा है। जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहलाते हैं। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक, बायोलॉजी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविजन्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बॉटनी के जनक थियोफ्रेटस हैं। थियोफ्रेस्टस ने हिस्टोरिया प्लेटिनम नामक पुस्तक की रचना की थी और हिपोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। 67 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कूट फल है, तो सेब और काजू कूट फल है, दोनों हो जाएगा, सेब और काजू। वैसा फल जो परिपक्व अथवा पूर्णतः निर्मित अंडाशय है जिसका निर्माण निषेचन के उपरांत होता है, समानतः इसमें एक फल भित्ति तथा बीज विद्यमान होते हैं, ये कूट फल कहलाते हैं, यानी कि फल्स फ्रूट्स कहलाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। कीटभक्षी पादप का उदाहरण नेपेंथिज है। क्या है, नेपेंथिज है। नेपेंथिज कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। कीटभक्षी पादपों में पत्तियों घड़े के आकार के रूपांतरित होकर पोषण की सहायता करती है। घटपर्णी, वीनस फ्लाई, ड्रेसोरा, डायनिया, सेथोनिया, यूट्रिकुलेरिया अन्य कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। 69 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था।
तो 1813 के चार्टर एक्ट का नहीं था, वो है आपका क्या दिया हुआ है ऑप्शन बी में, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त करना। बी आंसर नहीं होगा। चार्टर अधिनियम कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने, उस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए अधिनियम पारित किया गया था और इसमें जो है कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। 70 नंबर प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश वर्ष जो होता है वो एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है और प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। अच्छा, सबसे दूर की अगर पूछे तो सबसे बड़ी इकाई क्या होगा दूरी मापने की, तो वो पार्सेक होता है और एक पार्सेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदय में शामिल होता है? तो रॉकेट प्रणोदय में जो शामिल होगा वो होगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम। गैलीलियो व न्यूटन महोदय ने सर्वप्रथम वस्तु की गतियों के संबंध में विचार प्रस्तुत किया और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तृतीय नियम के अनुसार ही रॉकेट की गति भी उससे निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास की प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है, पढ़े होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो वो है बृहस्पति। बृहस्पति वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है, सबसे बड़ा और भारी ग्रह भी है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 73। यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी का तापमान उबलेगा 100 डिग्री से कम पर। यदि वायुमंडल दाब का पारा 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर उबलेगा। अगला प्रश्न है सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो हो जाएगा वो नाभिकीय संलयन होगा। सूर्य एक प्रकार का तारा ही तो है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है और हैंस बैथे के अनुसार 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर तारों के केंद्र में 4 हाइड्रोजन अणु मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करती है, जिससे सूर्य के तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो अगर ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा तो पानी में जो है वो नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाने से, पानी पीने वाले पानी में अगर नाइट्रेट आयन के उच्च स्तर हो जाता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम लक्षण होता है। ये शिशुओं के रक्त में ऑक्सीजन रहित परिवहन को कम हो जाना ही ब्लू बेबी सिंड्रोम कहलाता है। ये बीमारी शिशु को शरीर को नीला कर देता है और नाइट्रेट यानी पारा से क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। वाटरलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है, तो ब्रांटलैंड है। ब्रांटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक क्या है? उसका शीर्षक है ओवर कॉमन फ्यूचर। ऑप्शन नंबर सी। ये ब्रांटलैंड आयोग द्वारा जारी किया गया एक रिपोर्ट है और इस आयोग 1983 में नॉर्वे की प्रधानमंत्री गो हरलेम ब्रांटलैंड की अध्यक्षता में गठित की गई थी। 77 है। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाते हैं और ये जो है संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण तथा विकास एजेंसी द्वारा हर वर्ष जल दिवस मनाया जाता है। 2022 में इसका थीम था भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाता है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द विजिबल विजिबल। मेघालय की गारो पहाड़ी निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो गारो जो है ये उत्पादन करती है संतरा का। मेघालय की गारो पहाड़ी संतरा फसल के उत्पादन हेतु जानी जाती है। मेघालय की पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार की ही पूर्वी विस्तार है। अगला है भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया? तो इसका संशोधन किया गया था कब? 1998 में। कब किया गया था? 1998 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1998 नहीं है, 1988 है, 1988 में किया गया था। भारत के राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के 1/3 भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 80। नेफा है, तो नेफा का अर्थ होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा ब्रिटिश राजकाल और स्वतंत्र भारत में 1972 तक एक प्रशासनिक विभाग है। नेफा 1972 में अरुणाचल प्रदेश नामक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1987 में इसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल किस से है? घरेलू पशु संबंधित है। तो रेड सिंधी की अगर हम बात करें तो रेड सिंधी जो है वो प्रजाति है वो पशुओं की, वो है गाय की नस्ल। किसकी? गाय की। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कौन है? इंदिरा पॉइंट। उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत की आकृति चतुष्फलीय है। पूर्व पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। उत्तरोत्तम बिंदु पूछे यानी कि उत्तर बिंदु पूछे तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। दक्षिणतम आपका इंदिरा पॉइंट हो गया है। पश्चिम में है गुहार मोती, कच्छ जिला गुजरात में। पिग्मेलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट का ही नाम है, पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। 83 नंबर है, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो लोनावाला जल विद्युत संयंत्र जो है ये स्थित है आपका लोनावाला जल विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में। ठीक है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई। भारत परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 45 में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्थापना के साथ हुई थी, लेकिन इसका स्थापना 1948 में हुआ। नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में नामदफा। 1972 में भारतीय वन्यजीव अधिनियम के द्वारा ही टाइगर रिजर्व की स्थापना शुरुआत की गई थी। पक्के कमलांग टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में है। डम्फा मिजोरम में है। पेरियार और पराम्बीकुलम केरल में है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 86। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी आपका हो जाएगा अनाईमुडी। कौन है? अनाईमुडी है। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, तमिलनाडु में स्थित पालनी पहाड़ी सभी हैं। अब यहाँ पे दिया है आपको रीजनिंग का प्रश्न जो कि आकृति से संबंधित है, पेपर कटिंग वाला। एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को निम्न तरह से मोड़ा गया। दिए गए चित्र के अनुसार इसे काटा गया। कागज के टुकड़े को खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा? सही विकल्प चुनिए। तो सबसे पहले पेपर को आपको इस तरह से फोल्ड करना है ताकि इसका शेप बन जाए, और इसको यहाँ पे कॉर्नर पे काटना है। तो शेप जो आपका बनेगा, जब इसको खोलिएगा तो कैसा शेप बनेगा? ये दो यहाँ भी आएगा, ये दो यहाँ भी आएगा, ये दो यहाँ भी आ गया। तो क्या आपका कैसा शेप बनेगा आप आइडिया लगा सकते हैं। तो इसका शेप जो बनेगा वो देख सकते हैं, जैसा कि मैं बताई बीब। ठीक है। 88 में है कि दिए गए चित्र में एथलीट, एशियन, इंडियन शब्द में सही संबंध दर्शाता है। एथलीट, एशियन और इंडियन। देखिए इंडियन जो होगा, जो एशियन होगा वो तो इंडियन ही होगा, तो एशियन के अंदर आपका इंडियन आ जाएगा। एथलीट कहीं का भी हो सकता है, दोनों में मिक्स हो सकता है ये, तो इसीलिए आपका जो हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक को सभी संख्याओं को लिखता है। कितनी संख्या लिखी गई है? तो इसे आप लोग काउंट कर लीजिएगा, 32 संख्या लिखा जाएगा। एक रीजनिंग का प्रश्न है कि यदि एम को 13, पेन को 35, तो होटल को क्या लिखेंगे? एम को 13, पेन को, देखिए सबका पोजीशन ऐड कीजिएगा। एम का पोजीशन 13 होता है, अब पी ई सबका पोजीशन लिख के ऐड कर दीजिएगा। होटल में सभी का पोजीशन लिख के ऐड कीजिएगा, 60 आ जाएगा। निम्न श्रेणी में दाईं ओर से 8वें दाईं तरफ से चौथा अवयव कौन सा होगा? तो देखिए 8 - 4 कर देना है, टोटल को काउंट कर लीजिएगा, 4 माइनस कर दीजिएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न आता है रीजनिंग का जो कि आपका कैलेंडर से है। एक लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? तो लीप वर्ष के लिए जो महीना होगा किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? तो वो हो जाएगा आपका मार्च में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन होता है, और ये दोनों समान नहीं है। ठीक है, ये दोनों समान नहीं है। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो पाचन तंत्र का अमाशय जो होता है वो HCl का स्रावित करता है, अमाशय। ऑप्शन नंबर सी। पाचन का प्रारंभ मुख गुहा से शुरू होता है। 94 नंबर प्रश्न देखिएगा कि चित्र में दर्शाए अनुसार किसी अर्धवृत्त का व्यास AB है। यदि AQ बराबर 2AP हो तो निम्न का सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे देखिएगा आपको ये एक अर्धवृत्त दिया हुआ है जिसमें AQ बोल रहा है कि AQ बराबर जो है वो 2AP दिया हुआ है।
तो त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB, दो त्रिभुज बन रहा है ना, AQB, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बराबर है या नहीं, तो ऑब्वियसली बराबर ही होगा, तो दोनों का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए परिधि दिया हुआ है, आपको व्यास ज्ञात करना है, तो वृत्त का व्यास बराबर होता है परिधि बटा पाई। परिधि तो 880 दिया हुआ है और पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 280 मीटर आंसर आ जाएगा। यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो log A, log B और log C क्या होगा, तो ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो B का स्क्वायर बराबर AC हो जाएगा और log B स्क्वायर बराबर log AC, तो इसका वैल्यू आप निकालिएगा, आंसर आएगा समांतर श्रेणी में होगा। किस में होगा, समांतर श्रेणी में। यदि AB क्रमशः अश्मिकाएँ 5x+2 समानुपाती 8x-1 के, तो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। यूनियन वाला प्रश्न दिया हुआ है, यूनियन बताना है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सामने, देख ही सकते हैं। यदि 2p बटा p² - 2p + 1 बराबर 1/4 है, तो p + 1/p का मान ज्ञात कीजिए। तो देख सकते हैं इसका मान 10 हो जाएगा, 10। 99 नंबर प्रश्न है कि एक खिलौने घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। इस घन को 64 छोटे समान घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है डाइस का, आप लोग लगा सकते हैं। इसका आंसर आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मुझे बताने की नीड नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कलोल आपका जो है ये पावर विद्युत गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। तो दोस्तों ये आपका जो प्रश्न था यहाँ पे समाप्त हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेट आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।